दोस्तों नमस्कार, इंडिया न्यूज़ व्यूज़ में आपका स्वागत है। हाल के दिनों में आपने अखबारों की सुर्खियों में एक खबर पढ़ी होगी और ये खबर है लैटरल एंट्री से संबंधित। लैटरल एंट्री यानी जहां ब्यूरोक्रेसी के लिए सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन छोड़कर आप सीधे अपने अनुभव के आधार पर, अपनी शैक्षणिक योग्यताओं के आधार पर एंट्री ले सकते हैं जॉइंट सेक्रेटरी के लेवल तक, डायरेक्टर के लेवल तक। और सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों में 45 ऐसी वैकेंसी निकाली हैं जो संयुक्त सचिव यानी जॉइंट सेक्रेटरी और निदेशक के स्तर की हैं। यानी अगर जिस व्यक्ति के पास अनुभव हो और उसके पास शैक्षणिक योग्यताएं भी हो उससे संबंधित, तो वो सीधे तौर पर इस पद के लिए कंसिडर किया जा सकता है। यूपीएससी ने इसके लिए वैकेंसी निकाली है। आम तौर पर आपको बता दें कि होता ये है कि सिविल सर्विसेज के माध्यम से ही चुने गए आईएएस जो होते हैं, वो जॉइंट सेक्रेटरी के लेवल तक पहुंच पाते हैं, सेक्रेटरी बन पाते हैं। और इसमें जो लैटरल एंट्री की बात कही जाती है, इसमें आप सीधे तौर पर अपने इंडस्ट्री एक्सपीरियंस के आधार पर वहां तक पहुंच पाते हैं। तो ये तो बात हो गई कि वैकेंसी आ गई 45 पदों के लिए। लेकिन इस वैकेंसी के आने के बाद इस पर बहुत बड़ा बखेड़ा विवाद खड़ा हो गया है। विपक्ष का कहना है कि सरकार नियमों को अलग करके ऐसी भर्तियां करना चाह रही है क्योंकि इन भर्तियों में आरक्षण का प्रावधान नहीं होगा। और चूंकि आरक्षण का प्रावधान नहीं होगा, इसलिए ये देश के संविधान के साथ, इसलिए ये देश के नियमों के साथ, रूल्स के हिसाब से गलत है। और इसमें जो आम व्यक्ति है जिसका फायदा आरक्षण से मिलना चाहिए जिन लोगों को, उसे नहीं मिल पाएगा। तो ये एक तरीके से बायस्ड है। और इसे लेकर विपक्ष ही नहीं, सरकार की सहयोगी एनडीए के भी दल, चाहे वो नीतीश कुमार की जेडीयू हो या चिराग पासवान की रामविलास पासवान वाली एलजेपी पार्टी हो, या फिर लोग अब कह रहे हैं कि तेलुगु देशम पार्टी भी इसमें सामने आएगी और विरोध करेगी, उससे भी ऐसी अपेक्षा है। तो आज का हमारा मुद्दा यही है कि क्या लैटरल एंट्री सही है? क्या इससे देश को फायदा होगा या देश की जनता को नुकसान होगा? और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल दहिया मौजूद हैं। विशाल दहिया पूर्व में राज्यसभा टीवी और फिर संसद टीवी के संपादक रह चुके हैं। बहुत नज़दीक से पॉलिसीज़ को इन्होंने देखा है, आईएएस और सेक्रेटरीज़ के साथ क्लोज़ कोऑर्डिनेशन में काम किया है। तो इनसे बेहतर और कोई नहीं हो सकता जो कि बताए कि क्या लेटरल एंट्री सही है। विशाल, बहुत-बहुत स्वागत आपका हमारे मंच पर। नमस्कार हर्ष जी, धन्यवाद। तो जैसा मैं बता रहा था कि लेटरल एंट्री में आपने देखा 45 वैकेंसी आई और सीधा जॉइंट सेक्रेटरी लेवल की वैकेंसी है, डायरेक्टर लेवल की वैकेंसी है। ये वो पद होता है सीनियर लेवल का इंडियन ब्यूरोक्रेसी में, जहां पर नीतियां बननी शुरू होती हैं। आमतौर पर जितने आईएएस होते हैं, जॉइंट सेक्रेटरी तक तो बन ही जाते हैं, कुछ उसके ऊपर सेक्रेटरी तक जाते हैं। और कैबिनेट सेक्रेटरी सबसे बड़ा पद होता है भारत सरकार में ब्यूरोक्रेसी के लिए। तो जॉइंट सेक्रेटरी को हम मानते हैं कि बहुत बड़ा पद है, यहीं से नियम कायदे कानून बनने शुरू होते हैं। तो ये विवाद चल रहा है कि लेटरल एंट्री होनी चाहिए, लेटरल एंट्री नहीं होनी चाहिए। सरकार का तर्क है कि होनी चाहिए क्योंकि इससे आपके प्रोडक्शन में फायदा होता है, इससे परफॉर्मेंस बेहतर होता है। विपक्ष का कहना है कि आम लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है, गलत है। आपका क्या मानना है? देखिए हर्ष जी, आपने सही बताया कि पहले ये समझना ज़रूरी है कि सरकार में काम किस तरह से होता है। और जैसा आप बता रहे थे कि भई हर विभाग में, यानी कि हर मंत्रालय में एक सेक्रेटरी होता है जो कि मंत्रालय का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। मंत्रालय की जो बाकी वर्कफ़ोर्स है, वो उस सेक्रेटरी के आदेशों पर काम करती है। फिर उनके नीचे एडिशनल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरीज़ होते हैं। एडिशनल सेक्रेटरी का काम उस विभाग के जो कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, 2 या 4 डिपार्टमेंट, 3 डिपार्टमेंट, उनका काम देखना और सेक्रेटरी की मदद करना, ये सब उनका काम होता है। जॉइंट सेक्रेटरीज़ जो है, एक-एक जो डिपार्टमेंट है विभाग का, उसके इंचार्ज होते हैं। यानी कि एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में क्या काम हो रहा है, पॉलिसीज़ से संबंधित क्या काम करना है, किस तरह से जो सरकार पॉलिसी लाना चाहती है, उनके बारे में
एक प्रेजेंटेशन तैयार करना या उनके प्रोज एंड कॉन्स, उनके क्या फायदे नुकसान हो सकते हैं वो देखना, और इस सब में उनकी सहायता करते हैं। उनके नीचे जो बाकी अधिकारी होते हैं जिनको डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर, कई बार डिप्टी सेक्रेटरी भी कहा जाता है, डायरेक्टर जो है डिप्टी सेक्रेटरी के लेवल का पद होता है। तो जो वैकेंसीज अभी निकाली हैं लेटरल एंट्री के लिए, उनमें इसी तरह की वैकेंसीज हैं। जॉइंट सेक्रेटरी है, डायरेक्टर ऑब्लिक डिप्टी सेक्रेटरी है, फिर डिप्टी डायरेक्टर्स की भी पोस्ट है। अब रही बात ये समझने की कि ये जो कंट्रोवर्सी है इसको थोड़ा सा एनालाइज किया जाए, तो एक महत्वपूर्ण बात यहां समझना जरूरी है। लेटरल एंट्री से सरकार में नौकरी करने के लिए एक्सपर्ट्स का आना इंडस्ट्री से या किसी और विभाग से, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। मैं आपको थोड़ा सा और आपके दर्शकों को थोड़ा सा तथ्यों से अवगत कराना चाहूंगा। यहाँ पर इस सरकार ने सन 2018 में लेटरल एंट्री की शुरुआत की। मेरा मतलब इस सरकार से है मोदी सरकार, क्योंकि ये तीसरा टर्म है मोदी सरकार का। 2014 से 2019 तक उनका पहला टर्म था। 2018 में जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन जो है जिसकी रिपोर्ट थी, उसको आधार बताते हुए इस सरकार ने कहा कि जब हमको एक्सपर्ट्स की जरूरत है तो इसलिए हम लेटरल एंट्री के थ्रू इंडस्ट्री से या फिर एकेडेमिया से या और डिपार्टमेंट से हम एक्सपर्ट्स को लेंगे और अलग अलग लेवल पे लेंगे। नीति आयोग एक जो पहले प्लानिंग कमीशन होता था, उसकी तरफ आप नजर डालें तो वहां ज्यादातर संख्या जो है वो लेटरल एंट्री से आए हुए इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की। अगर ज्यादातर का मेरा मतलब मेजॉरिटी ना हो तो कम से कम लगभग एक सिग्निफिकेंट तो जरूर है। और कई ऐसे नाम हैं, चाहे वो वहां पर हेल्थ से जुड़ा हुआ पॉलिसी मेकिंग हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई हो या फिर टेलीकॉम से जुड़ी हुई हो, उसमें इंडस्ट्री से आए हुए कई लोग हैं। इसके अलावा सरकार के ही कई विभागों से आए हुए कई लोग हैं जो कि यूपीएससी पास करके आईएएस आईपीएस नहीं बने, कोई इंजीनियर रहा होगा रेलवे में, कोई कुछ और रहा होगा, तो उनको भी जिम्मेदारियां दी गई अपने अपने विभाग से संबंधित। तो क्या उससे पहले भी ये होती थी लेटरल एंट्री? तो मैं आपको लेकर चलता हूं पहले प्रधानमंत्री के जमाने में, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। पहले लेटरल एंट्री का मामला जो सामने आता है वो आता है, अगर फैक्ट्स पे नजर डालें तो 1954 में, यानी कि आजादी के लगभग 7 साल बाद पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू आईजी पटेल नाम के एक व्यक्ति को जो है उन्होंने सरकार में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी एक इकोनॉमिक एडवाइजर के तौर पर, क्योंकि वो समय ऐसा था जब देश के लिए इकोनॉमिक पॉलिसीज तय करनी थी और तरह की पॉलिसीज तय करनी थी। तो आईजी पटेल आए जो कि बाद में आगे चलकर सेक्रेटरी के रैंक तक पहुंचे, और मैं गलत नहीं तो शायद इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी भी बने। उसके बाद 4-5 साल बाद और एक दो बड़े नाम हुए। मंतोष शाही आए, वी कृष्णमूर्ति आए। मंतोष शाही तो हैवी इंडस्ट्रीज मंत्रालय में सेक्रेटरी बने। उसके अलावा वी कृष्णमूर्ति को जाना जाता है बीएचईएल और सेल का नेतृत्व करने के लिए। तो ये कई बड़े नाम हैं जो कि उस वक्त आए। उससे थोड़ा सा आगे चलते हैं, नरेंद्र मोदी से पहले देश के 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार में लेटरल एंट्री के थ्रू आए थे। 1971 में डॉक्टर मनमोहन सिंह को इकोनॉमिक एडवाइजर के तौर पर सरकार में लाया गया था, और उसके बाद हम सब लोग जानते हैं कि उन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया, चाहे वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे वो प्लानिंग कमीशन हो, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्ट्री हो। फिर वो फाइनेंस मिनिस्टर भी बने उसके बाद, और उनके फाइनेंस मिनिस्टर रहते जो महत्वपूर्ण फैसले लिए गए वो सबको मालूम है। 1990 के दशक में जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे तो लिबरलाइजेशन की पॉलिसी आई, और उसके बाद वो प्रधानमंत्री भी बने देश में। अब विशाल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मिनिस्टर तो खैर बन सकते हैं, कोई भी देश का व्यक्ति बन सकता है, उसके लिए कोई प्रावधान नहीं है एग्जाम पास करने का। लेकिन जब ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बने थे 1971 में, इंदिरा गांधी ने उन्हें सीधे तौर पर अपना इकोनॉमिक एडवाइजर देश का बनाया था, और उसके बाद वो फाइनेंस मिनिस्ट्री में ही सेक्रेटरी भी बनाए गए थे, जबकि वो आईएएस नहीं थे। जी बिल्कुल, तो मेरा यही कहना है, इससे पहले भी सेक्रेटरी बने, जैसा कि मैंने कुछ नामों का जिक्र किया। उसके बाद इनके अलावा 1980 और 1990 के दशक में भी जनता पार्टी की सरकार में भी, जब जनता पार्टी की सरकार थी तब भी जो है कई एक्सपर्ट्स को लाया गया। देखिए, इसके पीछे एक चीज समझने की जरूरत है। ये हुए तथ्य और वो हुई प्रॉब्लम, यानी कि कंट्रोवर्सी जिसे कहा जाए। अब समझने की जरूरत यह है कि क्यों ऐसा करना पड़ता है, आज क्यों करना पड़ा, 1950 के दशक में क्यों करना पड़ा, 70 के दशक में डॉक्टर मनमोहन सिंह को क्यों लाना पड़ा, 80 और 90 के दशक में कई और एक्सपर्ट्स को क्यों लाना पड़ा। क्योंकि शुरुआत से
जो एक सेटअप है सिविल सर्विसेज का, उससे जो अधिकारी, जो लोग चुन कर आते हैं, जो कि अधिकारी बनते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स का नेतृत्व करते हैं, उसमें सरकार दर सरकार दर सरकार, यानी कि एक के बाद एक जो सरकारें आई, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, सबने ये माना कि एक्सपर्टीज की अभी कमी है कई जगहों पर। खासतौर पर शुरुआती जो 4-5 दशक थे, उसमें ये माना गया कि इकोनॉमिक जो मुद्दे हैं, यानी कि जो आर्थिक पॉलिसी से मुद्दे जुड़े हुए जो मुद्दे हैं आर्थिक नीति से, उसको लेकर एक्सपर्टीज की कमी है, तो हमको इंडस्ट्री से बाहर से एक्सपर्ट लाने चाहिए। अभी हाल फिलहाल में कई ऐसे फील्ड्स हैं जिसमें सरकार ने माना कि हमारे पास एक्सपर्टीज की कमी है, जो अधिकारी गण है उनमें, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, चाहे वो टेलीकम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, या फिर और एग्रीकल्चर जो, में भी। जी जी, और जो उभरती हुई जो जो सेक्टर्स हैं, स्पेस सेक्टर से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, तो ऐसे में जो अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं उनको सरकार लेटरल एंट्री के थ्रू जगह देना चाहती है। अब एक और महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर कि जैसा हमेशा होता है, एक काडर में या एक टीम में अगर आप जो है एक नियमित तरीके से एंट्री करेंगे और उसके अलावा कहीं और से आप जो है फिर दूसरी एंट्री से किसी और को लेकर आएंगे, तो जो एग्जिस्टिंग सेट होगा उसे ये अच्छा नहीं लगेगा। तो माना हमेशा ये जाता रहा है, हालांकि किसी ने इसका खुलकर विरोध नहीं किया, लेकिन माना हमेशा ये जाता रहा है कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो इसको लेकर बहुत खुश नहीं है, लेकिन इसका फैसला उनके पास नहीं है, इसका फैसला सरकार के पास है। तो सरकार ने यह फैसला किया कि नहीं, हम लेकर आएंगे, और उसके नतीजे भी देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अब जो कंट्रोवर्सी है उसके अलग अलग कारण भी हैं, आपने कुछ नाम गिनाए, उसके राजनीतिक पहलू में जा सकते हैं कि खुद सरकार के सहयोगी दल उसका विरोध कर रहे हैं, मुख्य विपक्षी दल उसका विरोध कर रहा है, लेकिन उनके विरोध की जो पहली लाइन है वो ये है कि इसमें जो कोटा सिस्टम है उसका उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों में कोटा सिस्टम नहीं है। तो ये इस कंट्रोवर्सी का एक अलग ही पहलू है, एक राजनीतिक पहलू है, जिसका राजनीतिक समाधान ही ढूंढना पड़ेगा। और आज की राजनीति को देखते हुए जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी जो रूलिंग पार्टी है भारत की, उसको उत्तर प्रदेश में झटका जो लगा, और बिहार में भी अभी जो गणित है आने वाले समय में, महाराष्ट्र में और झारखंड में और ये हरियाणा में भी जो चुनाव होंगे, इसमें आप कोटे वाली चीज को दरकिनार नहीं कर सकते, क्योंकि ओबीसी देश में एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और जाति जनगणना का भी जो चुनाव हो रहा है, या जिसकी मांग लगातार की जा रही है, मुद्दा जिसको बनाया जा रहा है, वो भी कहीं ना कहीं राजनीति को, चुनाव को प्रभावित करेगा, इसलिए इसे दरकिनार नहीं कर सकते। शायद विपक्ष इसीलिए ये मुद्दा उठा भी रहा है। लेकिन बहरहाल आज का विषय हमारी जातिगत जनगणना नहीं। आपने बिल्कुल ठीक कहा अपने जस्टिफिकेशन में कि किस तरीके से पहले की सरकारें भी, पहले प्रधानमंत्री भी, मनमोहन सिंह भी लाए गए इसी तरीके से लैटरल एंट्री के जरिए। अब मेरा सवाल यहाँ पर एक है कि बिल्कुल लाया जाना चाहिए, अगर कोई बहुत विशिष्ट व्यक्ति है, एपीजे अब्दुल कलाम देश के इतने बड़े विश्व के साइंटिस्ट थे, उन्हें राष्ट्रपति भी बनाया गया सीधे। पहले के जितने उदाहरण आपने दिए, इंक्लूडिंग मनमोहन सिंह, यहाँ व्यक्ति पहले था और सर्च कमिटी ने या प्रधानमंत्रियों ने व्यक्ति को चुना कि ये व्यक्ति है, इसे लाके यहाँ बैठाया जाए। अब जो मास लेवल पे वैकेंसी आई है 45 पदों के लिए, यहाँ कोई व्यक्ति सामने नहीं है, यहाँ व्यक्ति की तलाश चल रही है। तो वहां आप कह सकते हैं कि एक सर्च कमिटी या प्रधानमंत्री स्वयं सर्च कमिटी में कोई व्यक्ति ऐसा मिल गया कि इसे इसे तो लाना ही पड़ेगा, उसे ले आया गया। अब इसको जो फॉर्मलाइज करने का तरीका है कि बाजाबता यूपीएससी इनविटेशन लेगा, आप भी अप्लाई कर सकते हैं, मैं भी अप्लाई कर सकता हूं, अगर हम उसकी जो अर्हताएं हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको पूरा कर रहे हैं, तो हम अप्लाई कर सकते हैं। तो हो सकता है 100 लोग करें, हो सकता है 1000 लोग करें, क्योंकि आप देखिए कि इसमें क्या चीजें रखी गई हैं। इसकी जो शर्तें हैं कि जॉइंट सेक्रेटरी के लिए आपकी उम्र जो है वो 50 साल तक की उम्र हो आपकी, डायरेक्टर के लिए 45 साल तक की उम्र सीमा हो, आपने संबंधित विषय में स्नातकोत्तर एमए किया हुआ हो, 15 साल का अनुभव हो अगर आपको जॉइंट सेक्रेटरी के लिए करना है, 10 साल का अनुभव हो अगर निदेशक के लिए करना है, तो एक नहीं अनेकों लोग होंगे। तो जी यहाँ बिल्कुल। पे ये चुन पाना सिर्फ एक इंटरव्यू में किसी के लिए, शायद
ये संभव नहीं हो पाएगा कि इस व्यक्ति का काम इतना महत्वपूर्ण है कि नहीं, क्योंकि जितने 3-4 नाम लिए आपने पंडित नेहरू के समय के या स्वयं मनमोहन सिंह जो लेटरल एंट्री से आए थे, इनके काम को देखते हुए सरकार ने इन्हें उठाया था। तो दोनों में फ़र्क है, पहले व्यक्ति फिर उनको वो काम देना, अब पहले काम का निर्धारण कर लेना और व्यक्तियों को ढूँढा जाना। तो इसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? देखिए, बिल्कुल ये एक बड़ी चुनौती है हर्ष जी। चयन प्रक्रिया जो है इस पूरे प्रोसेस में, उसको बिल्कुल साफ-सुथरा रखा जाए, वो किसी तरह से प्रभावित ना हो। ये एक महत्वपूर्ण चुनौती है, क्योंकि अगर बाकी हम सिविल सर्वेंट्स की रिक्रूटमेंट की बात करते हैं, तो बहुत ही रिगरस प्रोसेस है। पहले एक प्रिलिमिनरी एक टेस्ट पास करना होता है, फिर एक मेंस एग्ज़ाम पास करना होता है, फिर उसके बाद आप इंटरव्यू देते हैं। और ये पूरी प्रक्रिया लगभग साल भर के आसपास चलती है। ये 3 जो हर्डल्स हैं वो पार करनी जो पड़ती है, वो लगभग साल भर के आसपास चलती है, और उसके लिए आपको बहुतेरे विषयों का ज्ञान होना ज़रूरी है। केवल अपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट का ज्ञान होना ज़रूरी नहीं। लेकिन यहाँ एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए, एक स्पेसिफिक टास्क के लिए आपको एक चिन्हित करके ढूँढा जा रहा है, और जब आप सिविल सर्विसेज से सेलेक्ट होते हैं, तो आप ट्रांसफरेबल जॉब में आते हैं। आज आप जॉइंट सेक्रेटरी हेवी इंडस्ट्री के हैं, कल आपको ट्रांसफर करके कल्चर में भी डाला जा सकता है। परसों आपको जो है जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, उसका एमडी भी बनाया जा सकता है, और उसके बाद आपको वापस होम कार्डर भी भेजा जा सकता है, और आपका होम कार्डर अगर आसाम है तो हो सकता है वहां आप जो रूरल डेवलपमेंट विभाग है उसमें आप नियुक्त हो जाएं। तो यानी कि ये एक जनरलाइजेशन ज्यादा है, ऑन द जॉब एक्सपर्टीज आपको लेनी पड़ती है। लेकिन ये जो यहाँ लेटरल एंट्री में जो डिमांड है, और जो वैकेंसीज निकाली गई हैं जिन पदों के लिए, उनमें स्पेसिफिक साफ लिखा हुआ है कि आपको फलाने मंत्रालय में फलाने विभाग के लिए, स्पेसिफिक है कि आपको टेलीकॉम मंत्रालय में किस विभाग के लिए जाना है, आपको आई&बी मंत्रालय में डिजिटल कंटेंट के लिए जाना है, कि आपको एक्स मंत्रालय में उसके लिए जाना है। यानी कि ये तय है, और उसी हिसाब से उसकी रिक्वायरमेंट्स भी हैं, उस पर्टिकुलर पोस्ट को अप्लाई करने के लिए उसी तरह की रिक्वायरमेंट्स भी हैं। तो ये नैरो डाउन जरूर करता है, लेकिन चुनौती उतनी ही बड़ी है, और इसीलिए इसमें आता है जो विरोध हो रहा है, राजनीतिक विरोध, जो कोटा सिस्टम वाला, वो एक इंपॉर्टेंट एंगल भी है यहाँ पर। क्योंकि जो प्रोसेस है सिविल सर्वेंट्स को चुनने का, उस प्रोसेस में अलग अलग तरह के संविधान में जिस तरह से दिया गया है, उस तरह से जो कोटा सिस्टम है उसका पालन किया जाता है। लेकिन इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें तो एक विभाग में एक ही पोस्ट है, उसमें आप कैसे रिजर्वेशन करेंगे? बिल्कुल, रिज़र्वेशन भी नहीं करेंगे और दूसरी चीज़ जो विपक्ष का ये कहना है कि आपने अक्सर सुना होगा कि सब्जी बेचने वाली की बेटी आईएएस बन गई, रिक्शा चालक का बेटा आईपीएस हो गया, कहीं किसी किसान का हो। तो समाज के हर तबके से जुड़े लोग आते हैं और जब वो नियम, कायदे, कानून, पॉलिसी, नीति निर्धारण में काम करते हैं, तो उनको अपने जन्म से लेकर उस ग्राउंड रियलिटी का भी अंदाज रहता है कि देश में गरीबी किस तरीके से है, बेरोजगारी किस तरीके से है, रोजगार कहाँ उपलब्ध हो सकता है, खेती किसानी कैसे हो सकती है। उनको एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है और उसमें उनके इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं ऐसे पॉलिसी डिसीजंस में और गवर्नेंस में, जो यहाँ पर मिसिंग होगा। तो इस बात में तो दम है, लेकिन साथ में मेरा सवाल ये है कि सरकार की इस बात में भी दम है कि अगर स्पेसिफिक कोई चाहिए उस पद के लिए विशिष्ट योग्यता वाला व्यक्ति, तो उसे लाने के लिए लेटरल एंट्री के दरवाजे तो खोलने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ एक गुंजाइश है हर्ष जी, सुधार की गुंजाइश है, और वो गुंजाइश ये है कि शायद सरकारों को, चाहे ये सरकार हो या इसके बाद आने वाली सरकारें हों, अगर लेटरल एंट्री से एक्सपर्ट्स को लाना समय की मांग है, तो उस मांग को पूरा करने के लिए सरकारों को एक प्रॉपर सिस्टम इन प्लेस करना चाहिए। यानी कि एक तरह से, जिस तरह से चयन प्रक्रिया बाकी सिविल सर्वेंट्स के लिए है, उस तरह से किया जाए। इसे पीस मील ना किया जाए कि जब सरकार का मन किया तब उन्होंने लगभग 10 पोस्ट निकाली या 45 पोस्ट निकाली या 25 पोस्ट निकाली और इंटरव्यू के जरिए भर्ती किया। क्योंकि फिर चयन प्रक्रिया के ऊपर सवाल जरूर उठेंगे, राजनीतिक भी उठेंगे और बाकी तरह के भी सवाल उठेंगे, जिस तरह से आप बता रहे थे। तो एक एक पॉलिसी बनाने की शायद जरूरत यहाँ जरूर है, और ये इसको
एक एक तरह से मैकेनिज्म को इन प्लेस करना कि जो सिस्टम है वो बना दिया जाए कि जब लेटरल एंट्री के थ्रू आपको एक्सपर्ट्स की जरूरत है तो ये प्रोसेस है, उस प्रोसेस के तहत जो है चयन प्रक्रिया की जाएगी और जो योग्य पाए पाए जाएंगे उनको सरकार में जगह दी जाएगी। बिल्कुल। तो आज विशाल हमने लेटरल एंट्री पे बात की, पक्ष विपक्ष दोनों की बात की, ज़रूरत और क्या ज़रूरत नहीं है और क्या लेटरल एंट्री का इतिहास रहा है, इस पर भी बात की। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, इंडिया न्यूज़ व्यूज़ में हम इस तरीके के टॉपिक हमेशा ले आते रहेंगे और आप अपने कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं कि लेटरल एंट्री पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए और अगर होना चाहिए तो किस रूप में होना चाहिए? फिलहाल इस अंक में इतना ही। हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।